हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो जी, अभी जैसे आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझा ना, और वो समझने से पहले आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझा। अब वैसे ही सेम ये वाली कंसंट्रेशन टर्म ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है ना, पहले फ्रीजिंग पॉइंट पता होगा तो ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड समझ आएगा। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, आइस बनना स्टार्ट करता है। आइस बन नहीं जाता, आइस बनना स्टार्ट करता है। हाँ, -1 डिग्री पे वो टोटली फ्रीज, टोटली आइस मिलेगी आपको। ठीक है, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है। किसी भी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री वाटर के लिए, मैं वाटर की एग्जांपल से बता रहा हूं, 0 डिग्री वाटर के लिए एक इक्विलिब्रियम है। लिक्विड और सॉलिड फेज में एक इक्विलिब्रियम है। अगर आप -5 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो आपको आइस मिलेगी। ठीक है, -10 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो आइस मिलेगी। +10 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो वाटर लिक्विड मिलेगा। +5 डिग्री टेम्परेचर वाटर मिलेगा। लेकिन 0 डिग्री पे क्या मिलेगा, वाटर या आइस? इक्विलिब्रियम दोनों मिलेंगे। 0 डिग्री पे आपको वाटर भी मिलेगा, आइस भी मिलेंगे 50-50। ये होता है एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीज। ठीक है, फ्रीज होना स्टार्ट करता है, फ्रीज हो नहीं जाता, फ्रीज होना स्टार्ट करता है। अभी भी ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। तो सही डेफिनेशन तो वैसे ही ग्राफ से, जैसा ग्राफ हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाया ना, सेम वैसे ही ग्राफ से बनेंगे। तो फिर से मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था, सेम वैसे ही ग्राफ में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बना रहा हूं। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन आज हमने टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, कम करना है। आज हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस से टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं, वही अपने से तुक्के से। मान लो ये -20 है, -10, 0, 10, 20, 30, 40। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, सपोज करो 40 डिग्री से। ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर तो हो ही गया जम्मू का, है ना। 40 डिग्री से स्टार्ट करता हूं, प्योर वाटर ले लेता हूं। अभी सोल्यूशन नहीं लूंगा, वही वाटर को समझाऊंगा। बताओ 40 डिग्री पे प्योर वाटर थोड़े बहुत वेपर्स बनाएगा, उसका थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर होगा। तो 40 डिग्री पे मान लो वाटर इतने वेपर्स बना रहा था और ये था उसका वेपर प्रेशर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्योर वाटर की, लिक्विड की बात कर रहा हूं। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। आज कम करना है, आज हम फ्रीजिंग पॉइंट समझ रहे हैं, तो आज डिक्रीज करना है। 40 डिग्री पे वाटर ये वेपर्स बना रहा था, ये उसका वेपर प्रेशर था। अगर वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना है, अगर वेपर प्रेशर कम करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है। और आज हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जी, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। टेम्परेचर इतना था तो वेपर प्रेशर ये था, टेम्परेचर कम हो गया तो देखो जी वेपर प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही रीड करते हैं ग्राफ। टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा, एक जगदम डिक्रीज आएगा। वेपर प्रेशर में एक जगदम डिक्रीज, जगदम फॉल आ जाएगा। ये जगदम डिक्रीज का मतलब है ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो चुका है, ये सॉलिड है। ये जगदम डिक्रीज का मतलब है ये सॉलिड की लाइन है, सॉलिड आइस की लाइन है। ठीक है, ये लिक्विड फेज था और ये आइस का, सॉलिड का फेज था। और ये जो ये पॉइंट है ना, जहां पे जगदम डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इट इज इक्विलिब्रियम। ये जो ये पॉइंट है ना, यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट, TF। यही है फ्रीजिंग पॉइंट। देख लो पहले फिर समझना। ठीक है, नॉर्मली जनरली अगर मैं बोलूं तो यही है 0 डिग्री सेल्सियस।
यही है 0 डिग्री सेल्सियस TF। ठीक है जी, बताओ इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, यहां पे आइस है या वाटर है? दोनों है। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे सॉलिड फेज भी है, लिक्विड फेज भी है। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड यहां से स्टार्ट हो रहा है और लिक्विड का एरिया यहां तक है, यहां तक। और अगर मैं आइस की सॉलिड की बात करूं तो उसका एरिया यहां से स्टार्ट है और यहां तक है। मतलब ये जो ये है ना, ये 0 लाइन है। ये तो दोनों प्रेजेंट है, सॉलिड भी लिक्विड भी 50-50। सेम वैसे ही होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होता है। ठीक है, ये इंडिया का गेट, ये पाकिस्तान का गेट। कभी बॉर्डर पे जाओगे ना, ठीक है, एक्चुअल बॉर्डर पे, तो ये इंडिया का गेट होगा, ये पाकिस्तान का गेट होगा, और बीच में 0 लाइन। अंडर रूल यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, दोनों आ जा सकते हैं, आते भी हैं। यहाँ पे खेत भी होते हैं दोनों के, इंडियंस के भी पाकिस्तानी के भी, अलग अलग टाइम होता है उनका, तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए ये 0 लाइन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से पूछ रहा हूं, बताओ 0 डिग्री पे, बताओ फ्रीजिंग पॉइंट पे 0 डिग्री पे यहां पे वाटर है, वाटर है, उसका वेपर प्रेशर कितना है? ये बताओ 0 डिग्री पे ही, बताओ यहां पे आइस है, उसका वेपर प्रेशर कितना? सेम। एक्चुअली इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज इक्वल। ये सही डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर, इधर ही लिखता हूं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज इक्वल। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो, सॉरी, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। एट विच वेपर प्रेशर ऑफ, इस टेम्परेचर पे सॉलिड भी है, इसी टेम्परेचर पे लिक्विड भी है, और दोनों का वेपर प्रेशर यही है, सेम। सही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है। ठीक है, समझ आया फ्रीजिंग पॉइंट? अभी मैं सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट समझा रहा हूं, अब समझेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले फ्रीजिंग पॉइंट समझिए, क्लियर है? अब वापस 40 डिग्री टेम्परेचर पे आओ, वापस उसी वाटर की बात करो, और उस वाटर में अब नमक डाल दो। बताओ जी, नमक डाल के, सल्यूट डाल के या शुगर डाल के वेपर्स कम बनते हैं या ज्यादा बनते हैं? कम बनते हैं। ठीक है, सल्यूट डाल के, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से, खासकर सॉलिड सल्यूट, ठीक है, आइडल सोल्यूशन अगर हो तो सल्यूट डाल के वेपर्स कम बनते हैं। वेपर्स कम बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी थोड़ा नीचे आ जाओ। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं ये सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। सोल्यूशन सेम उसी टेम्परेचर पे 40 डिग्री पे, सेम वही वाटर की बात कर रहा हूं। अब उस वाटर में मैंने सल्यूट डाल दिया, सल्यूट डाल दिया तो वेपर्स कम बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी देखो जी कम हो गया। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, अब मैंने उसे फ्रीज करना है, अब मैंने इस सोल्यूशन को फ्रीज करना है, तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज। ये देखिए जी, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, पूरी पैरेलल लाइन बनाऊंगा। टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ये लो जी, मैं 0 डिग्री तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अभी तक फ्रीजिंग पॉइंट, अभी तक सॉलिड वाली लाइन नहीं आई। सॉलिड वाली लाइन आने के लिए, आइस बनने के लिए मुझे और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। ये सॉलिड क्या है? आइस है ना, ये आइस है। आप प्योर वाटर ले लो या साल्ट वाटर ले लो, आइस तो वाटर की बननी है ना, तो आइस वाली लाइन जो है वो तो दोनों के लिए कॉमन ही होगी। ठीक है, यही आइस वाटर की है और यही आइस सोल्यूशन की भी है। ठीक है, साल्ट तो पहले से सॉलिड है, तो और टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। अब आगे बोला है, अब आ गया जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम है। ये टेम्परेचर अगर आप नोट करो, ये वाला टेम्परेचर नोट करो, इसमें मैं लिख लेता हूं T नॉट, पहले TF था अब T नॉट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है जो पहले से कम है। मान लो पहले वाटर, प्योर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब साल्ट वाटर सोल्यूशन जिसका ये लिक्विड फेस है, ये सॉलिड फेस है, अभी वो सोल्यूशन जो है वो -3, -4 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। मान लो -3 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना, डिप्रेस हो गया ना। पहले 0 डिग्री पे था, अब -4 डिग्री पे है। कितना कम हो गया? 4 इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो चेंज है, दिस चेंज इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दिस डेल्टा टी एफ वहां पे बी था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी था, अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ होगा। दिस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी नॉट। इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो सल्यूट डाल के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्योर वाटर, एक कंटेनर में प्योर वाटर, एक कंटेनर में सी वाटर, एक कंटेनर में प्योर वाटर, एक कंटेनर में सी वाटर। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा? एक कंटेनर में प्योर वाटर, एक कंटेनर में सी वाटर, किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा? प्योर वाटर का। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा जनरली। सी वाटर का, सोल्यूशन वाले वाटर का, साल्ट वाले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया होगा, -2 -3 डिग्री होगा। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। जिसका रीजन कौन? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने का रीजन कौन? सल्यूट। ठीक है जी, उसका रीजन भी सल्यूट है। प्योर वाटर, सी वाटर, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई? सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई। सल्यूट डाल के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और सल्यूट डाल के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सल्यूट डाल के फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, ये जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका रीजन भी डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसका रीजन भी वही। ठीक है, और सेम वही डेरिवेशन आएगी जो आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए की। ठीक है, हालांकि वो डेरिवेशन आपको कहीं बुक पे नहीं दिखेंगे। फाइनली आपको वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, या तो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन या तो वो न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले मैं डेरिवेशन कर लेता हूं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी, फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताता हूं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाओ, इक्वल टू लगाओ। अब ये तेजी से लिखूंगा मैं, कांस्टेंट के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे लिखते थे। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते थे। क्यों करते थे वो भी मैंने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सीधे ऊपर आ जाता था। डेल्टा टी एफ is equal to k into number of moles of solute upon weight of solvent into molar mass of solvent। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सेम लास्ट टाइम की डेरिवेशन है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और k को मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट आ जाता था। बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी लिखते थे, अब के एफ लिखना है और इसकी जगह पे मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आ गया। दिस इज फॉर योर न्यूमेरिकल्स, जिसमें ये क्या है? दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है? मोलैलिटी। और के एफ क्या है? के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहां है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के बी और के एफ दोनों की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। अभी कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, सेम वैसी डेरिवेशन है। डेरिवेशन ना कहीं आने वाली ना कहीं पे लिखी हुई है। सीधे आपको ये फॉर्मूले से सिंपल मोलैलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस मोलैलिटी के। जैसे के बी के यूनिट्स निकाले, आप के एफ के भी यूनिट्स निकाल सकते हो। इसके यूनिट्स केल्विन लिख लो, मोलैलिटी के मोल्स पर केजी, उसको इस साइड ले जाके इसके भी यूनिट्स केल्विन केजी मोल इनवर्स निकल जाएंगे। ये सेम वैसी डेरिवेशन है। आप वापस यहां आ जाओ, अब वापस इस ग्राफ में आ जाओ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
40 डिग्री पे प्योर वाटर इतने वेपर्स बना रहा था, ये इसका वेपर प्रेशर था। टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठीक है। ग्राफ हमेशा ऐसे उल्टा ही बनाना है इसका। वैसे तो एग्जाम में ग्राफ यहां से बनाओ, ऊपर से बनाओ, एग्जामिनर को तो पता लगने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन तब भी अपनी प्रैक्टिस के लिए हम उल्टा चल रहे हैं। इस बार हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ यहीं से बनाना। टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, और 0 डिग्री पे जगदम डिक्रीज। जगदम डिक्रीज मतलब आइस बन गई, ठीक है। आइस बन गई तो वेपर प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जगदम डिक्रीज। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आइस भी है, वाटर भी है। इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे आइस का वेपर प्रेशर इतना, वाटर का वेपर प्रेशर भी इतना, इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। फिर मैंने उसी टेम्परेचर पे 40 डिग्री पे वही वाटर में सल्यूट डाल दिया, उसी वाटर में सल्यूट डाल दिया। सल्यूट डाल के सोल्यूशन बन गया और वेपर प्रेशर कम हो गया। वाटर का वेपर प्रेशर ये था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब टेम्परेचर डिक्रीज 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 किया, मैं 0 डिग्री पे पहुंच गया, लेकिन सॉलिड वाली लाइन अभी भी नहीं है। मैंने टेम्परेचर और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज किया, अब आ गई सॉलिड वाली लाइन, ठीक है। इस टेम्परेचर पे आइस का वेपर प्रेशर ये, वाटर का भी वेपर प्रेशर ये, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं है, उससे पीछे है, -3, -4, -5 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, इसे कहते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इट मींस नमक डाल के, सल्यूट या शुगर डाल के आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस, कम कर सकते हो, ठीक है। फिर से वैसी ही एग्जांपल बताता हूं जैसी एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए की थी, ठीक है। आज फिर लेह लद्दाख चलते हैं, ठीक है। अब अगेन फिर से लेह लद्दाख चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अच्छे से समझने के लिए, लेकिन अब सर्दियों में जाना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझना ना, फ्रीजिंग पॉइंट समझना है, तो अब सर्दियों में जाना पड़ेगा। तो इमेजिन करो आप विंटर में जा रहे हो लेह लद्दाख, करगिल, फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए। यहां से निकले जम्मू से, ठीक है, और सबसे पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन आया पटनी टॉप, ठीक है। नाइट स्टे वहीं पे होगा, फर्स्ट डे, ठीक है। इमेजिन करो सर्दियों में जा रहे हैं, वहां पे भी स्नोफॉल चल रहा है, स्नोफॉल चल रहा है, और रात का टेम्परेचर है -3, -5 डिग्री, रात का टेम्परेचर -3, -5 डिग्री। रोड पे बर्फ है, स्नोफॉल हो रहा है, कोई बात नहीं, रोड पे जो स्नो है वो तो मशीनरी वगैरह लगा के साफ कर लेंगे, लेकिन सोचिए जरा -3, -5 डिग्री पे रोड पे जो वाटर है, रोड के साइड पे जो वाटर है, रोड के बीच में जो गैप है, जो गड्ढे होते हैं उनमें जो वाटर है वो तो फ्रीज हो जाएगा। -3, -5 डिग्री पे तो फ्रीज है और आइस बन जाएगी, और सुबह जब आप उठोगे, गाड़ी चलाओगे, गाड़ी उस पर स्लिप करेगी, टायर स्लिप करेंगे, ऐसा हो सकता है ना रोड पे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, तब वहां पे आर्मी वाले ट्रक भर भर के ना नमक लेके आते हैं, और रोड पे जो 10-12 किलोमीटर का जो एरिया है, रोड है, उसमें नमक फेंकते हैं। नमक तो पहले से ही फर्स्ट रात को ही फेंक देते हैं या सुबह सुबह। नमक फेंकने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। वही वाटर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 या -1 डिग्री था, नमक डाल के -5, -6 डिग्री हो जाएगा। मतलब -6 डिग्री तक आपको रोड पे नमकीन पानी मिलेगा, आइस नहीं मिलेगी, और गाड़ी आराम से चलेगी, ठीक है ना, है ना सही आइडिया। चले गए आगे, अब श्रीनगर पहुंच गए, वहां पे भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमें पता है, नमक फेंकते जाओ आगे बढ़ते जाओ, नमक फेंकते जाओ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करते जाओ करते जाओ। अब जैसे ही हमने लेह लद्दाख में एंटर करना है, जैसे लेह लद्दाख में एंटर करेंगे, वहां का टेम्परेचर -3, -5 नहीं, इस बार विंटर का टेम्परेचर वहां पे -15 डिग्री पहुंच गया था, -15 डिग्री, ठीक है। रोड पे तो खूब नमक फेंक दोगे, सोचो -15 डिग्री पे जिस गाड़ी पे आप जा रहे हो, उस गाड़ी के इंजन ऑयल का क्या होगा, वो भी तो फ्रीज हो जाएगा, गाड़ी चलेगी कैसे। रोड के पानी के लिए तो, आइस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नमक फेंक सकते हैं। क्या इंजन ऑयल पे नमक डाल सकते हो, इंजन ऑयल में नमक थोड़ा डालेंगे, फिर गाड़ी कैसे चलेगी, है ना। तो इंजन ऑयल में हम मिक्स कर देते हैं एक अल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक है। गाड़ी में लेह लद्दाख करगिल जाने से पहले बॉर्डर पे ही हमें उसमें डालना पड़ता है, इधर लिखता हूं एक में, इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल,
ये इसका फॉर्मूला है CH2OH, CH2OH। इसका आईयूपैक नेम भी कर सकते हो आप, इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, इथेन 1,2 डायोल। ये एक एंटी फ्रीजर, इसे हम एंटी फ्रीजर कह सकते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर दे। ये आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा। अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, अल्कोहल तो जलता ही है। गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा और इंजन ऑयल को फ्रीज भी नहीं होने देगा इतनी जल्दी। ठीक है, गाड़ी स्मूथली चलेगी। रोड के लिए नमक और गाड़ी के लिए नमक नहीं। गाड़ी के इंजन ऑयल के लिए रेडिएटर्स में आपको ये डालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। पेट्रोल में भी डाल सकते हो आप। ठीक है, अब कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है, 30 to 40% अल्कोहल डालेंगे। ठीक है, इंडिया में बहुत खेती होती है, बस वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बेचारे किसान जो है वो ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। गन्ने की खेती पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, वो गन्ने का ज्यादा यूज शुगर के लिए नहीं, अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। इंडिया भी वैसा कर सकते हैं, इतना गन्ना ऐसे ही सड़ जाता है। उस गन्ने से, शुगर केन से शुगर ना बनानी, अगर वो नहीं भी बिक रही है इतनी, तो आप अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, पीने के लिए नहीं, सैनिटाइजर बनाने के लिए भी नहीं, पेट्रोल में मिक्स करने के लिए। एक ही दिन में 15 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा। गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। यस, 30 to 40% आप पेट्रोल में अल्कोहल डाल सकते हो। ठीक है, मिक्स करके बेच सकते हो। आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है, चल रहा है वो काम। अब उसमें अल्कोहल मिक्स करेंगे। सब पूरी ऑल कंट्री, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ऐसा करती है। पॉल्यूशन तो नहीं, कार्बन वाली चीज जलेगी, वो तो जलना ही है। पॉल्यूशन तो नहीं रिड्यूस होगा, लेकिन एफिशिएंसी जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, जब एफिशिएंसी बढ़ गई तो यस, इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। ठीक है, तो रोड पे फेंकना है नमक। ठीक है, और लेह लद्दाख कारगिल जाने से पहले इंजन ऑयल में डालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डायोल। इट इज एंटी फ्रीजर। ठीक है, देखो एक यूके में ना, यूके इंग्लैंड वगैरह, वहां पे कुछ एरिया जो है बहुत ठंडे हैं, बहुत ठंड रहती है वहां पे, बहुत सर्दी रहती है। तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। रोड पे आइस, पानी फेंका, आइस बन गई उसकी। ठीक है, स्नोफॉल हुआ है, उसको तो साफ कर देंगे, लेकिन जो वाटर है वो फ्रीज, स्लिप करेगा, वहां पे स्लिप करेगा। और जो स्नोफॉल हुआ है वो भी हार्ड हो जाता है फिर फ्रीजिंग से, बहुत कम टेम्परेचर जो है। तो वहां पे कुछ एरियाज में म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, वहां की जो म्युनिसिपैलिटी होती है, हर चौराहे पे, हर आधा 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने एक बड़ा सा इससे जार सा रखा होता है चौराहे पे, बड़ा सा ऐसे पॉट टाइप रखा होता है, पॉट गमला टाइप, और उसमें नमक भर के रखा होता है, नमक। ठीक है, लोग मार्केट में आते जाते हैं, कोई किसी की ड्यूटी नहीं लगाई हुई है, लोग मार्केट में आते जाते हैं, नमक उठाते हैं, रोड पे फेंकते जाते हैं, अपनी गलियों में फेंकते जाते हैं, कोई किसी की ड्यूटी नहीं है। ठीक है, उठाया नमक, फेंक दिया, आगे बढ़ गए, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाए। ठीक है, वो वाटर जल्दी से फ्रीज ना हो। ठीक है, लेकिन सोचो जरा, चलो इंडिया में ऐसा नहीं है, इतना स्नोफॉल तो सारी जगह नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए और इंडिया में भी चौराहे चौराहे पे नमक लगा दिया जाए, लोग घर नहीं ले जाएंगे, लोग वहां बैठ के धरना देने लगेंगे कि नमक दे दिया, हल्दी मिर्च कौन देगा। ठीक है ना, गैस स्टोव कौन देगा, इधर तड़का लगाने के लिए कौन देगा सामान, तो वो धरना लगा देने के लिए बैठ जाएंगे कि सिर्फ नमक दे दिया। ठीक है, तो इंडिया में टाइम लगेगा अभी चीजें चेंज होने में। ठीक है, बहुत गड़बड़ है। एक एग्जांपल और बताता हूं लास्ट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने की एक एग्जांपल और। ये सब ऐसी एग्जांपल बता रहा हूं जो रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हो, बुक्स में नहीं है। रियल लाइफ में जब यूज करोगे, जब इतनी सारी चीजें, तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लास्ट एग्जांपल देखो, आपने वो रेडी वाली कुल्फी देखी होगी। आजकल की जो वो है, वो तो फ्रीजर लेके ही घूम रहे हैं। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो स्विच लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो खोए वाली कुल्फी, बस ऐसे एक बॉक्स सा रखा होता है खोए वाली कुल्फी का, कोई फ्रीजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो वहीं पे बना देते हैं। ठीक है, कुल्फी वहीं पे बना देते हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या किया होता है, उस बॉक्स के आगे पीछे आइस रखी होती है, आइस, और बीच में वो कुल्फी बना रहे हैं। ठीक है, जो आगे पीछे आइस है ना, कभी उनसे वो आइस लेना, उन खोए वाली रेडी वालों से,
वो आइस लेना और उसको टेस्ट करना, वो आइस नमकीन आइस होगी, नमक वाली। वो उन्होंने नमकीन पानी की आइस बनाई हुई है। वाटर की आइस तो 0 डिग्री पे बन जाएगी, नमकीन पानी की आइस -6 -7 डिग्री पे मिलेगी। मतलब वो आइस ज्यादा ठंडी है, -6 डिग्री वाली आइस है वो। उसको जब आगे पीछे रखा तो बीच का टेम्परेचर भी -6 डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें जो भी दूध खोया वगैरह डालना है वो उसी टाइम फ्रीज हो जाएगा, उसी टाइम कुल्फी बना देते हैं, ठीक है। ये साइंस यूज करते हैं। समझ आया? पूरा टॉपिक समझ आया? अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जी बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन करके बताता हूं सॉल्व में आपको। गिवन डाटा, जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो गिवन डाटा देख लिया करो क्या है। तो बच्चों आपके पास गिवन डाटा है इथाइलिन ग्लाइकोल, वही एंटी फ्रीजर जो भी मैंने आपको बताया। एंटी फ्रीजर इथाइलिन ग्लाइकोल 45 ग्राम है। आपको वाटर दे रखा है जिसमें इसको मिक्स किया गया है वो 600 ग्राम है। तो सामने पता चल रहा है ये है सल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है, एक्वा सोल्यूशन, वाटर के सोल्यूशन का, ठीक है। केएफ की वैल्यू दे रखी है, यही इसके यूनिट्स बनते थे, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। सिंपल सी बात, आपको डेल्टा टी एफ निकालना है और आपको फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ बी निकालना है। पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। डेल्टा टी एफ निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में है तो इंटू 1000 करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं पहले यहां पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट C2H6O2 इज इक्वल टू गिवन मास। देखो है तो मोल कॉन्सेप्ट ही, यूज तो वही कंसंट्रेशन टर्म्स हो रही हैं, करनी तो आपको वही कंसंट्रेशन टर्म्स ही सॉल्व है। और यही मैंने आपको कहा था, आधा यूनिट कंसंट्रेशन टर्म्स है और नेक्स्ट आधा यूनिट कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। बस सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। गिवन मास इन ग्राम्स 45 अपॉन मोलर मास, इनके एटॉमिक मासेस प्लस करो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक 62 आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। और ये आगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स आई थिंक 0.73 मोल्स आएंगे। बस ये भरो सारी वैल्यूज। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.73 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 इंटू 1000। ये सब सॉल्व करो बच्चों, आंसर आ जाएगा पहला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब सॉल्व करो, आंसर आएगा 1.2 केल्विन, निकाल के देख लेना, 1.2 केल्विन आंसर आ जाएगा। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह है कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हो तो 0 माइनस दिस कर दो, डिप्रेस हो गया ना, कम हो गया अगर डिग्री में। अगर केल्विन में करना है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट होता है और इतना कम हो गया 1.2 केल्विन, इतना कम हो गया। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में निकल जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में निकल जाएगा, 273 से कम ही आएगा ना। आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के हैं वो आप सॉल्व करोगे, वो आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप। वैल्यूज पुट करनी है। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया समझ लो उसको मोलैलिटी नहीं आती। जिसको मोलैलिटी नहीं आती इट मींस उसको मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ठीक है। तो मेरे पुराने लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, देखना। मोल कॉन्सेप्ट के बाद मोलैलिटी पे आओ, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं फिर आपका होमवर्क है। चलिए जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों। 1 ग्राम सल्यूट है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, मतलब जो आयन्स नहीं बनाता,
ठीक है, सल्यूट है सिंपल, 1 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन में डिजॉल्व किया हो गया है, मतलब यहां पे जो सॉल्वेंट है ना बच्चों वो बेंजीन है, 50 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट। इट लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.40 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट इतना लो कर दिया इसमें, सल्यूट डाल के तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होना ही था, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला रट के बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसने जो 1 ग्राम ये इसमें सॉल्वेंट में डाला ये सल्यूट, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कम कर दिया, 0.40 केल्विन कम कर दिया, ठीक है। केएफ की वैल्यू भी दे रखी है। कहा जा रहा है मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालो, अब कुछ और ही पूछा गया। ये डाटा दे रखा है, ये सब गिवन है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करने में, आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, फॉर्मूला तो यही लगेगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां बेंजीन है, ग्राम्स में है तो इंटू 1000 भी लिखो, अगेन मोलैलिटी का फॉर्मूला। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास पर मोलर मास, दैट इज वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। बच्चों ये निकालना है आपको, ये मोलर मास ऑफ सल्यूट ही निकालना है आपको, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सल्यूट इस तरह ले जाए, मोलर मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सल्यूट अपान, ये अपान में चला जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ऐसी होती है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी होगी। हाँ, एमसीक्यूज में तो सीधे टिक करना है, लेकिन अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो स्टेप मार्किंग होगी। भरो वैल्यूज भरोगे तो मोलर मास ऑफ सल्यूट आ ही जाएगा। के एफ की वैल्यू 5.12, वेट ऑफ सल्यूट 1 ग्राम अपॉन डेल्टा टीएफ वेर इज डेल्टा टीएफ 0.40, वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट 50 ग्राम इंटू 1000, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें तो अब आंसर भी याद हो गए, 256 यू आंसर आएगा इसका मोलर मास 256 आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, कभी मोलर मास पूछा जा सकता है और कभी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऐसे ही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन कर लिए, समझ लो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से आपको करने हैं, वो होमवर्क मैं आपको देता हूं, वो होमवर्क आपको घर में करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी पहले अपने नोटबुक पे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी प्रैक्टिस सही होगी, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।